तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर डूइंग रियली रियली वेल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ना इग्नू के एग्जाम्स आ रहे हैं जून जुलाई के अटेम्प्ट में। तो हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे कि जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, तो वो घड़ी आ चुकी है। आज सोच सकते हैं आज क्या सरप्राइज लाए हैं आपके लिए। एक ऐसा सरप्राइज कि जो आपको ना इतने महंगे रेट में भी नहीं मिलेगा, लेकिन आज आपको ना यहाँ पे कुछ ना फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा के दिया जा रहा है। आपको यहाँ पर दिया जा रहे हैं हमारे गेस्ट पेपर्स। हाँ दोस्तों, और सिर्फ गेस्ट पेपर्स ही नहीं, सिर्फ गेस्ट पेपर्स ही नहीं, उनके डिस्कशन वीडियो, उसका डिस्कशन वीडियो आपको दिया जा रहा है। तो आपका कोड है, यहाँ पे सुनिए, यहाँ पर कोड है BCOC132 का, ठीक है ना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का गेस्ट पेपर है, ठीक है। हम इसमें एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे। गेस्ट पेपर में से भी जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लाइक आप मान के चलिए कि ना एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो गया शेयर्स डिबेंचर का, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट का, एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का क्वेश्चन ऐड हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं कि जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कि जो, क्योंकि देखो डिफरेंसेस वगैरह ये सब चीजें होती है ना, कि एक दो तो आनी होती है पेपर में, बिल्कुल ठीक है ना। तो एक बार उस टाइम ध्यान नहीं आएगा अपने को, तो फटाफट यहाँ पे ना डिस्कस करके चलते हैं। शॉर्ट रहेगी वीडियो, क्रिस्प रहेगी, एक लगभग 40 से 45 मिनट के बीच में रहेगी और मजा आ जाएगा। इसको देखना पूरी, क्योंकि आखिरी तक देखो ना तो ही बेनिफिट होगा। क्योंकि देखो पास तो होना है यहाँ अपन, बिल्कुल मुझे पता है कॉलेज वाले बच्चे पढ़ते नहीं हो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना बस। तुम वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, फटाफट तुम लाइक और सब्सक्राइब कर दो। फटाफट हम डिस्कस कर रहे हैं, और देखो एक एक करके हम हर क्वेश्चन की बात करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ना बीसीओसी का, बीसीओसी कोड है आपका 132, जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का गेस्ट पेपर, ठीक है। हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उससे बात करके चलेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमारा यहाँ क्वेश्चन आने जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अरे कुछ नहीं रे, चिल्लर क्वेश्चन है। अरे कुछ नहीं रे, चिल्लर क्वेश्चन है। चिल्लर क्वेश्चन में क्या है सर, ये 12वीं वाला कंसेप्ट है। देखो जनरली तुम सोचो, इसको देखो ही मत। मैं कह रहा हूँ बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में क्या आ सकता है। बिजनेस तुम क्यों करते हो? बिजनेस मैं करता हूँ कि ना, मैं सिर्फ बिजनेस जो करता हूँ ना सामान बेचने के लिए, सेल परचेज करने के लिए मैं बिजनेस करता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि मैं अपनी सर्विसेज दे देता हूँ। अरे साहब, मैं किसी के नीचे काम करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ। अरे नौकरी का मतलब क्या है कि नौकरी में से नौकरी एक नहीं करी फिर भी गाली पड़ती है, ठीक है। तो वो हो गई नौकरी अपनी। और प्रोफेशन क्या है, मैं कौन हूँ? मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, मैं कोई इंजीनियर हूँ, मैं कोई आर्किटेक्ट, ठीक है ना, मैं कोई सिविल इंजीनियर हूँ, मैं कोई CSE SEM में हूँ, ठीक है। मैं कोई भी ऐसा हूँ, तो मैं अपनी सर्विसेज दूंगा। तो वो एक्सपर्ट की सर्विस बोलते हैं, अरे हाँ कि ना, शे यस और नो, यस सरकार, ठीक है ना। तो मेरी बात सुनना सर, देखो बिजनेस में ना, अब एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, हमने जो बोला है वो लिखा हुआ है, कुछ अलग है। देखो सबसे पहले ना फॉर्मेलिटीज की बात कर लेते हैं, कि सबसे पहले कि ना कैसे ये चीज बनती है। मैंने कहा बिजनेस में ना एक एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होता है, और उसमें ना लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी होती है सर। कि ना लीगल फॉर्मेलिटीज का एग्जांपल दो सर, कि जैसे आप GST वगैरह भरते हो, आपको यहाँ पे कोई इनकम टैक्स टैक्स भरना पड़ता है, आपको 100 तरह की अलग अलग फॉर्मेलिटी रहती है। कि ना जैसे आपको रजिस्ट्रेशन कंपनी करोगे तो आपको वैसा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पार्टनरशिप होगा तो वैसा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है, 100 तरह की फॉर्मेलिटीज है, ठीक है। अब ये अगर नेसेसरी होती है तो वो कंप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। देखो अब आपने एग्जांपल समझ लो कि ना CA कोर्स में एनरोल कराया, ठीक है। एग्जांपल एक CA कोर्स में एनरोल कराया, तो मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी, आपको एक ना मेंबरशिप नंबर मिलेगा। जब आप CA बन जाओगे ना, आपको एक ना मेंबरशिप नंबर मिलेगा और एक ना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा। उससे क्या होगा, एक ये स्टैंप की तरह काम कर सकता है, कि हाँ दोस्तों, कि ना एक स्टैंप की तरह काम करता है कि हाँ आपके पास जो है बिल्कुल अथॉरिटी हो चुकी है, राइट हो चुका है सर आपके पास, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात करके चलते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, कि एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, कि ना जैसे हमें CTC का लेटर मिलता है, हमें अपॉइंटमेंट का लेटर मिलता है। तो एक कि ना आप यहाँ पे एम्प्लॉय हो चुके हैं, और एक सर्विस एग्रीमेंट होके चलता है। आगे बात करते हैं प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये पब्लिक को देते हैं बिजनेस में। रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज सर्विस, यानी कि एक एक्सपर्ट जो होता है, CACS हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, कंस्ट्रक्शन वाला हो गया, तो वो अपनी आर्किटेक्ट हो गया तो अपनी सर्विसेज देगा। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा सर, कि ना परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। वो जो है ना, जो नौकरी कर रहा है वो बंदा थोड़ा सा भी ज्यादा काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो वो उसके रूल्स के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है, अगर वो ज्यादा काम करेगा तो ये एक सिर्फ रूल्स ऑफ सर्विस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रह के काम ही करता है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अब समझ लो इलॉन मस्क है, वो तो कहता है कि ना मेरी कंपनी में भी ऐसे बंदे आए कि ना जिनके पास क्वालिफिकेशन ना हो, मैं उनको भी रखना चाहूंगा। तो कोई इसके लिए यहाँ पे बिजनेस के लिए इतनी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रोफेशन के लिए,
सर प्रोफेशन के लिए इलॉन मस्क के पास हो सकता है कि कोई डिग्री हो सकता है कोई डिग्री ना हो, कोई एक छपरी बंदा भी बन सकता है बिजनेसमैन। ठीक है सर, बात करते हैं आगे प्रोफेशन के बारे में। मैंने कहा कि ना इसमें बिल्कुल एक्सपर्टीज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए उस स्पेसिफिक फील्ड में। मैंने कहा कि ना अगर तुम टैक्स का कंप्लायंस कर रहे हो तो तुम्हें वहां पे चाहिए, ठीक है ना। अगर तुम कोई और सब्जेक्ट फाइनेंस में कर रहे हो तो तुम्हें उसकी एक्सपर्टीज चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करके चले तो यहाँ पे भी तो तुम्हें क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग चाहिए एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो समझ लो तुम कि ना तुम ना किसी भी चीज का तुम समझ लो कि ना अगर तुम ना ऐसे कीपैड की क्लासेस ले रहे हो, तुम अपने ना राइटिंग स्पीड की क्लासेस ले रहे हो, जैसे हम लैपटॉप पे फटाफट टाइप करते हैं ना उसकी क्लासेस ले रहे हो, यानी कि कुछ तो भी ऐसा तुम्हें आना ही चाहिए, कुछ तो भी तुम्हें ऐसा आना ही चाहिए कि ना जो तुम्हें बहुत ज्यादा एकदम जरूरी हो जाता है उसके लिए। आगे बात करके चलते हैं कि ना रिवॉर्ड क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है साहब। अरे साहब सबको छोड़ो, मैंने कहा मुझे क्या मिलेगा, मैंने कहा कि ना मैंने कहा मैं बिजनेस करूंगा ना साहब तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। सर अपना पैसा खरा है, अपना खोटा पैसा खरा है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब मैं प्रोफेशनल होगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा, मैंने कहा तो मुझे मिलेगी प्रोफेशनल फीस। अरे हाँ कि ना, यस और नो, तुमने वीडियो लाइक सब्सक्राइब करी कि नहीं करी, फटाफट कर दो, समय नहीं है जीवन में इतना। चलो आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा मुझे क्या मिलेगा, सैलरी और वेजेस मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, सैलरी और वेजेस मिलेगा। आगे बात करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मुझे क्या कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या। मैंने कहा साहब बात समझना मेरी, मैंने कहा कि ना अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मेरे को कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। अरे पापा मेरे को 5 लाख रुपए दो ना, ये क्या है, ये मेरे को बिजनेस चालू करना है, ये क्या हो गया, ठीक है, तो इसमें मुझे पैसा लगेगा। तो यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट मुझे लगेगी ही लगेगी, वो डिपेंड करता है कि साइज और नेचर कैसा होगा बिजनेस का। ठीक है दोस्तों, आगे चल के हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन, उसमें क्या नाम है, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो एक मिनट, एम्प्लॉयमेंट से पहले कि ना अगर मैंने कहा कि तुम प्रोफेशन में हो तो तुम्हें क्या कोई कैपिटल चाहिए। अरे हाँ कि ना, मैंने कहा कैपिटल चाहिए, लेकिन कैपिटल कितना चाहिए, एक मेज कुर्सी डाल के बैठ जाओ। हमने अगर मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मेरे को तो पेज पे ही ऐसे एक डिजाइन बना देना है, तो मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मैं मेरे को अच्छा मैं टैक्स वाला हूँ तो मुझे क्या करना है, एक टैक्स का कंप्लायंस कर लेना है। तो मेरे को लैपटॉप चाहिए, टेबल मेज चाहिए, थोड़ा बहुत पंखा एसी वगैरह चाहिए, लेकिन कुछ ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। यानी कि कैपिटल तो चाहिए लेकिन लेस रिक्वायरमेंट है। सर एम्प्लॉयमेंट में अरे यार हम कुछ लेके जाते हैं क्या, अरे हम सब नौकरी करते हैं तो हम कुछ लेके जाते हैं क्या सर, हम तो कुछ नहीं ले जाते हैं, हम तो खाली हाथ चले जाते हैं और वहां से पैसा उठा लाते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि मतलब काम करते हैं लेकिन हम कुछ कैपिटल तो नहीं लगाते ना। तो यानी कि वही बोलने की कोशिश कर रहे हो कि जब हम एम्प्लॉयमेंट होंगे तो हमें कोई कैपिटल नहीं लगेगी। आगे चलते हैं सर जीवन में। मैंने कहा कि ना रिस्क कैसा है, मैंने कहा वेयर देयर इज अ रिवॉर्ड, देयर इज अ रिस्क देयर इज अ रिवॉर्ड। तो मतलब क्या है सर कि जहां पर रिस्क ज्यादा है वहां पर रिवॉर्ड भी ज्यादा है। यानी कि प्रॉफिट अनसर्टेन है बिल्कुल कि ना, इरेगुलर है, कहाँ पे बिजनेस के केस में बोल रहा हूँ मैं, और रिस्क तो है ही सर। ठीक है सर, प्रोफेशन के केस में बात करके चलते हैं। मैंने कहा कि ना फीस जो होती है ना जनरली रेगुलर, कुछ होते हैं कस्टमर ऐसा काम सारा ले लिया लेकिन पैसा नहीं दिया। सर पैसा नहीं दिया, काम सारा ले लिया, तो सर उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यानी कि जनरली रेगुलर इन सम सर्टेन केसेस रिस्क होता है सर। लेकिन एम्प्लॉयमेंट रिस्क है ना बाबा, ना कोई रिस्क नहीं है, बिल्कुल फिक्स्ड है सर, पैसा आना ही आना है। सर अपना पैसा खरा है, अरे साहब मेरे को पैसा दे दो, मैं अपना नौकरी कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ना मैंने इतना बड़ा एयरलाइन की कंपनी थी किंगफिशर, मैंने डुबा दी, लेकिन पैसा उनको एम्प्लॉयज को मिला कि नहीं, बिल्कुल मिला सर, बिल्कुल मिला। हाँ कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया था लेकिन जब स्कीम बनी तो उनको पूरा पैसा मिला। क्यों, ये वो सरकार भी कहती है कि ना जिस अपना नौकरी वाले लोग हैं उनको पूरा पैसा दे दो, हाँ कि ना। तो यस और नो, यस सर। आगे चल के बात करते हैं। मैंने कहा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में क्या बोलते हैं कि ना ट्रांसफर पॉसिबल है विद सम फॉर्मेलिटीज। मैंने कहा कि जैसे सर एग्जांपल दे दो फटाफट। मैंने कहा कि ना मेरे बाप दादा से वो पीढ़ी चलती आ रही है, वो बिजनेस करते थे, उनके बाद उनके बच्चे करने लगे, फिर उनके बच्चे करने लगे, फिर उनके बच्चे, अरे साहब उनके बच्चे हुए कहाँ हैं अभी तक, नहीं हुए ना। हाँ तो होंगे तो फिर तो ट्रांसफर कर देंगे ना, बिल्कुल कर देंगे। प्रोफेशन की ऐसे बात करके चलते हैं। मानो मैं एक आर्किटेक्ट, मैं एक सीए सी एस सी एम ए हूँ, मैं कोई और इंजीनियर हूँ, मैं कोई और ऐसा एक्सपर्टीज वाला हूँ, ठीक है ना। मैं बात करके चलता हूँ कि अगर मैं कोई ऐसा हूँ तो मैं, अगर मैंने एग्जांपल, मैं एक सीए हूँ तो मेरे पास एक डिग्री आ चुकी है, ठीक है, मेरे पास एक डिग्री आ चुकी है कि ना, ऐसे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की मेरे पास डिग्री आ चुकी है, तो मैं क्या अपना जो कुछ भी अपना मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ इंटरेस्ट। एग्जांपल समझो कि मेरे पास एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ चुका है, तो मैं क्या उस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को अपने बच्चे को दे सकता हूँ, ना बाबा ना, मैं उसको नहीं दे सकता। अगर उसको सीए करनी है तो उसको स्क्रैच से करनी पड़ेगी, हाँ कि ना, से यस और नो, यस सर। ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट की जैसे बात करके चलते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में क्या बात करते हैं, मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट में हम इतनी बात करते हैं कि इसमें भी कोई ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, इसमें भी कुछ नहीं होता कि हम अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं तो यानी कि बिजनेसमैन कुछ भी कर सकते हैं, उन पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता है, यानी कि सरकार कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, मेरे कहा रूल्स वगैरह लग जाते हैं वो अलग बात होगी, वो कंपनी फॉलो करेगी, लेकिन एक बिजनेसमैन जो होगा ना वो कुछ फॉलो नहीं करेगा एज अ इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, प्रोफेशन की ऐसे बात करके चलते हैं तो प्रोफेशनल कोड होता है, कंडक्ट, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट तो बिल्कुल ज्यादा होता ही है, ठीक है ना, इसमें नो डाउट वो होता ही है। जैसे कि हमारे ऊपर बॉडी होगी आईसीएआई, यानी कि आईसीएसआई आईसीडब्ल्यूआई, मतलब कोई भी तरह की हमारी बॉडी हो गई तो यानी कि हमारा ऐसा हो गया, या डॉक्टर कर रहे होंगे तो वहां पे एम्स वगैरह उनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, तो वो सब कुछ हमारे ऊपर कुछ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है।
सर एम्प्लॉयमेंट केस में बात कर रहे हैं तो वो बदतमीजी नहीं कर सकते सर। कैसी कैसी बात कर रहे हैं, वो बदतमीजी क्यों करेंगे? अरे कई बार कर देते हैं सर। ऑफिस पॉलिटिक्स तुम्हें तो पता ही होगा, हाँ कि ना? यस सर, नो यस सर, हमें पता है, सब कुछ पता है, इतना मत आप ज्ञान दो। आप आगे बात करो। मैंने कहा नॉर्मल मतलब जो नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर जो है ना वो लिखे होते हैं, एम्प्लॉयर देता है उससे सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, वो उसको फॉलो करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन खत्म होता है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है यहाँ पे कि ना प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। मैंने कहा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में फर्क ये है कि ना प्राइमरी मार्केट जो होती है ना, प्राइमरी का मतलब हो गया आईपीओ, ठीक है? ये तुम्हें दिख भी रहा होगा कि प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, आईपीओ। और सेकेंडरी मार्केट का मतलब हो गया एफपीओ, ठीक है? सर क्या होता है आईपीओ एफपीओ? मेरे का जब तो शेयर मार्केट में जो बंदा डील करता होगा उसको पता होगा। मेरे कि ना पहली बार जब कंपनी ऑफर निकालती है, यानी कि अपने ऑफर फॉर सेल करती है, पहली बार कंपनी जब शेयर निकालती है ना मार्केट में, तो हम उसको बोल देते हैं क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और हम जब उसे मार्केट से खरीदते हैं, यानी कि आम एक दूसरे से खरीद लिया, हमने कोई और शेयर उठा लिया, ठीक है, किसी ने कोई बिटकॉइन उठा लिया, तो आम जनता से उठाते हैं। यानी कि हम डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जाते, ये कंपनी मेरे को पैसा दे दो, वो मेरे मेरे को शेयर दे दो, मेरे से पैसा ले लो ना बाबा ना। सेकेंडरी मार्केट में ऐसा नहीं होता, हम तो लोगों को पैसा देते हैं और लोगों से ही शेयर ले लेते हैं कंपनी के। हाँ कि ना? सही, यस और नो? यस सरकार। ठीक है, तो इसमें मेरे को एक बात बताना, देखो प्राइमरी मार्केट में क्या हो गया। प्राइमरी मार्केट में ना मेरे को देखना कि ना उसमें क्या होता है प्राइमरी मार्केट में, ज्यादातर मैंने कहा मैक्सिमम मतलब क्या चीज होती है कि ना सिक्योरिटीज आर लेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि कंपनी पहली बार ऑफर करती है। हाल ही में अभी वो सिक्योरिटीज आई थी, यानी कि शेयर्स आए थे अभी, ठीक है, टाटा क्रोमा के जब आए थे तो कितना तेजी से बढ़ा ना वो। तो वो क्या था, वो कंपनी पहली बार ऑफर कर रही थी, यानी कि लॉट बुक होते हैं, ठीक है, ऐसे में ना जब कंपनी ऑफर करती है तो। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट, तो उसमें क्या होता है सर? सर फटाफट हम उसमें बात करते हैं, और उसमें क्या होता है कि कैपिटल मार्केट होती है फॉर ट्रेडिंग प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज। सर मतलब क्या है, एक बार कंपनी ने जो इशू कर दिया सिक्योरिटीज, अब उसी पे ही वो मार्केट में पूरा ट्रेड होता रहता है, ठीक है? आगे हम बात करके चलते हैं कि ना इसको हम और क्या बोलते हैं प्राइमरी मार्केट को। मैंने कहा कि ना न्यू इशू मार्केट बोल देते हैं। सर क्या बोल रहे हो? हाँ सर बिल्कुल, न्यू इशू मार्केट बोल देते हैं। ठीक है ना? न्यू इशू मार्केट का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कि ना पहली बार जहां पे इशू करते हैं। और उसको क्या बोल देते हैं हम, किसको सर? सेकेंडरी मार्केट को आफ्टर इशू मार्केट। यानी कि एक बार इशू हो गया, उसके बाद वापस से हम उसको मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, हम उसे घुमा घुमा के पैसा खरीद बेच सकते हैं, ठीक है ना? हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। बेसिकली आगे चल के बात करते हैं। मैंने कहा कि मैं बात करूंगा कि ना इसमें प्राइमरी मार्केट में कंपनी क्या क्या जनरली ऑफर करती है। अगर कंपनी होगी तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट कंपनी होगी तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स। हाँ कि ना? यस सर, फ्रेश स्टॉक ऑफ द कंपनी, जैसे कि टाटा क्रोमा ने किया था, कोई नोट्स हो गया, कोई बिल्स हो गया, तो वो सब कुछ इशू कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ आगे सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट जो हमारा फर्दर पब्लिक ऑफर, यानी कि जो ट्रेडिंग होती रहती है मार्केट में, उसमें हम क्या खरीद सकते हैं? सब तुम दिमाग मत लगाओ, तुम इसको देखो ही मत, दिमाग लगाओ। मैंने कहा कि देखो तुम उसमें शेयर्स खरीद सकते हो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, कुछ भी खरीद सकते हो ना, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है साहब। मेरी बात सुनना, तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बिल्कुल सुन रहे हैं सर, हम बिल्कुल अच्छे से सुन रहे हैं, क्योंकि हमने तो पास होना है ना, फेल थोड़ी होना है। तो मेरी बात सुनो आगे ध्यान से। फेल भी होता है वो बीकॉम में? अरे बिल्कुल हो जाते हैं। जो पढ़ेगा नहीं ना वो फेल हो जाएगा। तो मेरी बात सुन ध्यान से, थोड़ा बहुत तो तुम्हें पढ़ के जाना ही पड़ेगा, कुछ तो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? अब वहां पे ऐसे कोई गाना तो लिख के आओगे ना, मैं गाना गा के नहीं दिखाने वाला, लिख के मत आना वहां पे। आगे चलते हैं यहाँ पे। मैंने कहा कि ना यहाँ पे इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं? मैंने यहाँ लिख रखा है बिचौलिया। सर बिचौलिए कौन होते हैं कि यहाँ पे जो हमें ट्रेड करा के देते हैं? मैंने कहा कि ना प्राइमरी मार्केट की बात कर लो तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होते हैं और अंडर राइटिंग फर्म्स होती हैं, वो होती है यहाँ पे, ठीक है? और अगर सेकेंडरी मार्केट में बात करें तो ब्रोकर, ठीक है, जो तुम्हारे पापा का भी ब्रोकर होगा, वही वो ब्रोकर होता है जो सेकेंडरी मार्केट में डील कर रहा होता है। ठीक है सर, आगे चल के बात करते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे हम जो कैसे परचेज कर सकते हैं, मैंने कहा डायरेक्टली कंपनी से हम परचेज कर सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि अगर सेकेंडरी मार्केट की, यहाँ हम कंपनी से डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते ना बाबा ना। क्या हम किससे परचेज कर सकते हैं? ब्रोकर से, जैसे कि हमने लिखा था। ठीक है सर, आगे चल के बात करते हैं पार्टीज कौन इन्वॉल्व होती है। सर इसमें पार्टीज कौन इन्वॉल्व होती है? मैंने कहा पार्टीज इन्वॉल्व देखना कि बाइंग और सेलिंग जब ट्रांजेक्शन हो रही होती है ना, तो इशूइंग कंपनी और इन्वेस्टर जो है हमारी, वो इन्वॉल्व होती है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी की मार्केट की बात कर लेना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर होते हैं और यहाँ ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडर्स को ही ब्रोकर्स बोलते हैं, उन्हीं को ही हम बिचौलिया बोलते हैं, इंटरमीडिएरियज बोलते हैं। तो ठीक है ना? तो इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के बीच में यहाँ पे बात होके चलती है। ठीक है ना? यहाँ पे कोई कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कंपनी ने इशू कर दिया सो कर दिया। आगे चलते हैं। मैंने कहा कि ना प्राइस ऑफ शेयर्स की बात करें तो मैंने कहा जनरली जो होता है ना वो रिमेन फिक्स, यानी कि उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता कि ना पहली बार कंपनी ने दे दिया, पेटीएम ने दे दिया, टाटा क्रोमा ने दे दिया। पेटीएम की तो बात क्या करनी, डूब गई बेचारी। तो यानी कि टाटा क्रोमा ने जो दे दिया ना वो पहली बार हुआ, तो वो रिमेन्स फिक्स, उसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन शेयर मार्केट सर, हाँ एनएससी बीएससी वो तो हर टाइम चेंज ऊपर नीचे होते रहते हैं। अरे हाँ कि ना? यस और नो? तुम सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अरे नींद में सोए हो तो जग जाओ, ठीक है? अगर पास होना है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना? तो मेरी बात सुनो और फटाफट एक बार आगे सुनो मेरी बात।
बेनिफिशियरी का मतलब क्या है सर? मैंने कहा बेनिफिशियरी वो है कि ना किसको बेनिफिट मिलेगा, मैंने कहा कि ना पैसा आएगा तो किसको बेनिफिट मिलेगा, इशूइंग कंपनी को। यहाँ पे किसको बेनिफिट मिलेगा, इन्वेस्टर्स को, ब्रोकर्स को, इन सबको बेनिफिट मिलके चलेगा। यानी कि बेनिफिशियरी ऑफ शेयर्स कौन होते हैं, यानी कि किसके पास होता है वो बेनिफिशियरी, यानी कि ट्रांसफर कौन कर सकता है यहाँ पे, वो इशूइंग कंपनी कर सकती है, या इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, ब्रोकर टू ब्रोकर खेल सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस यहाँ से भी आगे बात करते हैं, एक बार फिर से अपने और क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन है सर, आप एक बात बताओ, ये तो बहुत बच्चों वाली चीज हो गई, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, शेयर डिवेंचर, तो बहुत छोटे वाली चीज है। मैंने कहा कि ना देखो, एक डिफरेंस तो आएगा ना पेपर में, ऐसा तो नहीं हो सकता ना पेपर में एक डिफरेंस भी ना आए, तो वो एक डिफरेंस तो डालेंगे, तो जो एक डिफरेंस डालेंगे ना, डिफरेंस का क्वेश्चन वो यही डाल, ठीक है। इनमें से कोई आएगा, देखना तुम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ना मैंने डिफरेंस को तो स्पेशली मार्क किया और इंपॉर्टेंट कवर किए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चलो बीसी ओसी वाले बच्चों आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, ठीक है। बीसीओसी वाले भी, जितने भी और भी तुम्हारे हो ना जो वो कर रहे हो, ना भी कर रहे हो, उनके साथ भी शेयर कर दो, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं शेयर्स और डिवेंचर्स की। ठीक है, शेयर्स और डिवेंचर्स की हम बात करते हैं, शेयर्स और डिवेंचर्स की जब हम बात करते हैं ना, मेरी बात सुनना साहब एक बार ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। फटाफट एक मिनट देख लो क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि ये तो बड़े ही बच्चों वाला कंसेप्ट है, लेकिन तुम जब एग्जाम में जाओगे ना तो भूल जाओगे। जब एग्जाम में जाओगे ना तो तुम्हें याद नहीं आएगा कि यार वो हम 5-6 पॉइंट क्या लिखे, 7-8 पॉइंट जो भी रहेंगे इसमें, हम क्या लिखे वो सारे, क्यों? क्योंकि ना एग्जाम में ना थोड़ा सा वो हो जाता है यार, हाँ ठीक है यार, कैजुअल मोड चल जाता है कि ये लिखा है तो भी हो जाएगा। अरे भाई साहब, पहले भी कॉम का एग्जाम है, वो लोग भले ही ना पढ़े, लेकिन उनको जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ तो चाहिए ना उनको, हाँ कि ना, यस और नो, यस सर, तो एक बार ना फटाफट पॉइंट सुन लो, बस सुनने में क्या है, अरे सुन तो हम उसकी भी लेते हैं, तो ठीक है ना। तो एक बार मेरी बात जो समझो ना, तो इसमें क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा देखो, शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में बात करके चलते हैं। शेयर्स और डिबेंचर्स में जब बात करते हैं ना, शेयर्स में हम क्या बोलते हैं, ये कैपिटल का एक हिस्सा कंपनी को, कुछ जो शेयर होल्डर होते हैं, कोई मेंबर्स होते हैं, वो कंपनी को दे देते हैं, हाँ कि ना। यस सर। और इसमें डिबेंचर्स की बात कर लो तो यहाँ एज अ लोन कंपनी को पैसा वो करते हैं, एडवांस करके चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कंपनी को पैसा एडवांस करके चलते हैं, यानी कि हम एज अ कंपनी को एज अ लोन दे रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं शेयर्स के बारे में, बात करते हैं शेयर होल्डर जो होते हैं ना, वो कंपनी के कौन होते हैं, मालिक होते हैं, यानी कि मैं कौन है, कंपनी का मालिक है, ठीक है। रिलायंस किसकी है, मेरे बाप की है, क्योंकि मेरे अपने पापा ने वो शेयर खरीद रखे हैं उसमें, ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे मुक्कू भाई, आपके रिस्क है, ठीक है ना। मेरी बात सुनो सर, तो यानी कि क्या हो गया, शेयर्स हो गए ना, वो ओनर्स हो गए कंपनी के। मैंने कहा डिवेंचर होल्डर जो है ना, वो क्रेडिटर है कंपनी के, अरे हाँ कि ना, यस और नो। यस सर। मैंने कहा कि शेयर जो होते हैं ना, वो ना अर्न करते हैं डिविडेंड फ्रॉम प्रॉफिट्स में, यानी कि जो कुछ भी प्रॉफिट कमा लिया उससे वो प्रॉफिट कमाएंगे। क्या बोल रहे हो, उससे जो प्रॉफिट कमा लिया उससे प्रॉफिट कमाएंगे, हाँ, क्योंकि डिविडेंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। हाँ हाँ, वही, क्योंकि एक जो रिजर्व्स का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, वो उसको डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं ना, तो उनको मिलता क्या है। अरे मैं आज तेरी कंपनी में पैसा लगा भी दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तेरा डिविडेंड मिलेगा। मैंने कहा डिविडेंड मिलेगा, क्या बात कर रहा है, वो 10 रुपए का डिविडेंड मैं लेके क्या मचाऊंगा। अगर मेरी बात सुनो दोस्तों, तो यानी कि शेयर्स विद विल अर्न द डिविडेंड फ्रॉम प्रॉफिट्स मेड। और उसके डिवेंचर्स का क्या होगा सर, डिवेंचर्स जो होंगे ना, वो इंटरेस्ट कमाएंगे। डिवेंचर्स क्या होंगे, वो इंटरेस्ट कमाएंगे, और जो इंटरेस्ट होगा ना, वो कंपनी के लिए क्या होगा, वो एक एक्सपेंस होगा। सर क्यों? अब आगे रीजन जान रहे हैं ना, तुम रुक जाओ ना। क्यों 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 सर? मैंने कहा अब मेरी बात सुनो, देखो बड़ा प्यारा पॉइंट है अगला, क्या कह रहा हूं, उन्होंने क्या बोलते दोस्तों, कह रहे हैं कि डिविडेंड्स आर ओनली पेड व्हेन द प्रॉफिट्स आर मेड, यानी कि डिविडेंड्स आर ओनली पेड व्हेन प्रॉफिट्स आर मेड, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं डिविडेंड दूं। मैंने इस साल प्रॉफिट नहीं कमाया, मैं डिविडेंड दूंगा क्या, ना बाबा, ना मैं कोई डिविडेंड देने वाला नहीं हूं, ठीक है मेरे को। लेकिन एक बात सुनना मेरी साहब, ध्यान से सुनना, मैंने कहा फोकस करो, 101%, तुम्हारा ध्यान किधर हो रहा है, अरे तेरा ध्यान किधर है, तेरा टीचर इधर है रे, सुन एक बार फटाफट आ जा। देख, P&L अप्रोप्रिएशन में जाता था डिविडेंड, अरे कहाँ पे बात कर दी सर, सर हम तो आर्ट्स वाले थे, सर हम तो साइंस वाले थे, आपने कहाँ बात कर दी। अरे साहब सुनो, बात सीधी ध्यान से है, मैंने कहा कि एक बार ना ध्यान से जो अकाउंट्स पढ़ा हो ना, उससे पूछना एक बार कि ना पीएनएल और पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है। मैंने कहा मैं बता दूं, देखो पीएनएल होता है कि हमारा खर्चा कुछ भी होगा, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन मतलब कि मेरा खर्चा भी निकल चुका, हर चीज निकल चुकी, अब कुछ एक्स्ट्रा है, हाँ मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है, तो वो मैं उसे दान कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास सुनो कि मेरे पास 4 रोटी है, ठीक है, घर में 3 रोटी मैंने खा ली है, तो एक रोटी मेरे पास एक्स्ट्रा हो गई ना, अब मैं एक रोटी को क्या कर सकता हूँ, मैं दान कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन क्यों, मैंने अब 3 रोटी मैंने खा ली है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा रोटी होगी तो मैं उसको दान कर दूंगा। तो मेरी बात सुना, ऐसी ये ऐसे एक जो कंपनी का एक हिस्सा है जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, प्रॉफिट का, हम उसको एज अ शेयर होल्डर को बांट सकते हैं, लेकिन कब बांट सकते हैं, उसको एप्रोप्रिएशन में डालते हैं, यानी कि वो जो है ना, वो ओनली पेड व्हेन प्रॉफिट्स आर मेड, यानी कि जरूरी नहीं है अगर लॉस हो गया तो, लॉस मतलब मेरे पास एक भी रोटी नहीं है तो मैं क्या दान दूंगा, ना बाबा ना, मेरे पास कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है, ये तो मेरी स्वयं इच्छा है।
बात करके चलते हैं कि ना डिवेंचर्स के बारे में। डिवेंचर्स अगर मैं कह रहा हूँ लोन है, कंपनी जैसे हमने बैंक से पैसा लिया, कुछ भी हो हमें बैंक को पैसा देना पड़ेगा क्या? अरे हाँ कि ना, यस सर हमें बैंक को पैसा देना पड़ेगा। बैंक को जो पैसा देना पड़ेगा वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि मस्ट बी पेड, और मतलब मस्ट बी पेड है सर। वो प्रॉफिट हो ना हो, कुछ भी हो, वो हमें मतलब कंपनी को देना ही पड़ेगा। हो के नहीं, मतलब कंपनी को देना पड़ेगा, कंपनी हमें देगी क्योंकि हमने पैसा लगाया हुआ है ना कंपनी के पास। तो हमने लोन दिया हुआ है तो कंपनी हमें क्या दे देगी? उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को, प्रॉफिट हो या ना हो। मैंने कहा आगे चल के बात करते हैं। मैंने कहा कैपिटल इन्वेस्टमेंट का क्या बोलना चाहते हो? मैंने कहा उसको वहां पे शेयर्स की बात करो तो कोई उसे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। यहाँ पे डिवेंचर्स जब होते हैं तो यहाँ पे शेयर्स कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो भी सिक्योरिटी चाहिए होती है। बोलो समझा? नहीं समझा? मैंने कहा कि देखो, जब हम बैंक से पैसा लेते हैं, मैं एक बार तुम्हारे ऊपर हम ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, एक सिचुएशन तभी अच्छे से समझ आएगा। जब मैं बैंक से पैसा लेता हूँ, जब मैं बैंक से पैसा लेता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ अपनी सिक्योरिटी देनी पड़ती है ना। मैंने बैंक से अगर 10 लाख रुपए लेने हैं तो मेरे को कुछ 10 लाख रुपए तक का एसेट वहां पे जमा कराना पड़ता है, उससे ज्यादा ही होता है ताकि मार्जिन मनी भी होती है ना बीच में। मैंने अपना घर गिरवी रखना पड़ता है मेरे को। मेरे को 10 लाख का, 20 लाख का, जितने का भी लोन चाहिए, मेरे को घर गिरवी रखना पड़ता है, प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है, कार के पेपर्स हो गए गिरवी रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो बात करके चलते, तो यहाँ पर सिक्योरिटी देनी ही पड़ती है। आगे चलते हैं। मैंने कहा कि ना, अब मैंने कहा बात करते हैं हम वोटिंग राइट्स। सर वोटिंग राइट्स की बात करते हैं तो शेयर्स में वोटिंग राइट्स होते हैं, डिवेंचर्स में ऐसे कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते। मैंने कहा डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन कंपनी जब बंद हो रही होती है, कंपनी अनायासी कंपनी बंद होगी, वैसे तो कंपनी का एग्जिस्टेंस हमेशा चलता ही रहता है, लेकिन बिल्कुल लॉस हो गया, एक लॉस हो गया ना कंपनी, कंपनी को लॉस हुआ जैसे किंगफिशर था। तो जब डिसोल्यूशन हुआ उसका, जब कंपनी बंद हुई, वाइंडिंग अप हुआ, वो लिक्विडेट हो गई, तो उस केस में किसको पेमेंट पहले करना पड़ता है? मैंने कहा शेयर होल्डर को पहले पेमेंट करना पड़ता है। और डिबेंचर के केस में किसको अरे साहब सुनो 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 सुनो, एक मिनट से गलती हो गई। देखो जब वाइंडिंग अप होता है ना कंपनी का, तो जो शेयर होल्डर होते हैं ना वो कंपनी के मालिक होते हैं, और मालिक को सबसे आखिरी में पेमेंट मिलता है। जब सारे नौकरों का पैसा निकल जाता है, नौकरों को मतलब सारे एम्प्लॉयज को दे देते हैं, जब सारे बैंक का छुटकारा कर देते हैं, जब कोई टैक्स वैक्स पे कर देते हैं, तो जो लास्ट में बचता है ना, वो कंपनी किसको दे देती है? शेयर होल्डर को। लो भैया तुम्हारा पैसा है। तो यानी कि एट डिसोल्यूशन दे आर पेड लास्ट, यानी कि शेयर होल्डर को कब मिलता है? लास्ट में पैसा मिल जाता है। और डिवेंचर्स की केस में बात कर लो तो मैंने कहा इनको प्रायोरिटी दी जाती है। दे हैव प्रायोरिटी पेमेंट ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन, सबसे पहले इनको निपटा दो। तो क्योंकि ये हमारा लोन की तरह है, क्योंकि बैंक अगर जैसे हम बैंक को पैसा नहीं दिया तो बैंक हमारे घर के बाहर आके तमाशा करेगा, पैसा दे पैसा दे पैसा दे, तो वो सारी चीज हो जाती है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये सारी बात करके चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बात हमारी यहाँ तक हुई, हमने दो डिफरेंसेस देख लिए और सबसे पहले एक क्वेश्चन हमने देख लिया। जो बीच बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये तो मैं सेल्फ रीडिंग करने हैं, बहुत आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ कोई डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे चल के बात हम करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आगे हम बात करें ना, ये तो बिल्कुल आसान है कि ना, ये प्लानिंग का क्वेश्चन है कि प्लानिंग क्या होती है यार, तुम रोज जो प्लानिंग बनाते हो जो फेल हो जाती है। सर ये आप हमें मोटिवेट करो, डिमोटिवेट? अरे इसे मोटिवेशन समझो, जो फेल होते हैं वही तो आगे पास होते हैं। साफ सुनो, इसका मतलब फेल मत हो जाना एग्जाम में, ठीक है ना। तो मेरी बात सुनो, देखो प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग तुम रोज डिस्कस करते हो, उसके लिमिटेशन क्या ही है यार। कि ये प्लानिंग इतनी रिजिड हो जाएगी तो काम नहीं करेगी, वो डायनेमिक एनवायरनमेंट होगा, इतना फिक्स एनवायरनमेंट हो गया है, मतलब कुछ भी अगर हो गया तो इतना डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं होगा, ठीक है। कि अपनी क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है। मैं अपना इसको इतना बढ़िया कर सकता था काम को, लेकिन मेरे को तो उस टाइम ने रोक दिया तो मैं नहीं कर सकता। इसमें बहुत खर्चा हो जाता है काफी बार, ठीक है, क्योंकि कई बार प्लानिंग में से खुद नहीं होता, तो हमें आईआईएम की बुक करना पड़ता है, आईआईटी के लोग बुलाने पड़ते हैं, तो हमारा खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो क्योंकि क्रिएटिविटी होगी, तो क्रिएटिविटी चल हमारे पास तो है क्या? अरे नहीं है ना। तो क्या नाम है, हमें किस क्या करना पड़ेगा? तो हमें आईएम आईआईटी के लोग बुलाने पड़ेंगे, तो हमारा वहां पे ज्यादा ह्यूज कॉस्ट हो जाएगा, और ये बहुत ज्यादा वो लोग टाइम लगा देंगे। ऐसा थोड़ी कि आज बैठे और आज में हो गया ना, बाबा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये यानी कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, तो इसमें भी कुछ नहीं। सर बात करके चलते हैं, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ रहा है, पीएलसी, ठीक है। पीएलसी का क्या मतलब है सर? पीएलसी का बात है कि ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। लेकिन दोस्तों, भाइयों और बहनों, हाँ, मेरी बात सुनो एक बार ध्यान से, फटाफट ना एक बार इस क्वेश्चन को ना डिस्कस करने से पहले ना, मैं तुमसे ना दो बात करना चाहता हूं। बोलो सर बोलो। अभी भी आपकी सुन रहे थे, आगे भी आपकी सुनेंगे, तो बोलो फटाफट से बोलो। देखो साहब, ये तो अभी शुरुआत है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है, ठीक है ना। तो वही चीज है, तो मेरी बात सुनो सर, फटाफट, अगर तुमने अगर वीडियो को यहाँ तक देख ली है, अगर तुम्हें अच्छी लग रही हो जेन्युइनली, तो एक कमेंट करके आओ। कमेंट करके ये बता दो कि ये वीडियो कैसी लग रही है, क्या तुम्हें इस तरह की और भी सब्जेक्ट्स पे वीडियो चाहिए क्या? और भी अगर इस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो वो मेरे को फटाफट बताओ। सर जीवन में टाइम नहीं है इतना,
तुम समझो ना कि अपना आराम से लेट लेट के करोगे ना बाबा, ना तो इतने आराम से तो कोई नहीं होगा। सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है ताकि तुम्हें फटाफट 1 डे बिफोर एग्जाम तुम सुन के जाओ सिर्फ, ठीक है ना। तो मतलब अगर तुमने देखना हो ना देखना, तुम क्या देखोगे इस चेहरे को आके ना। तो यानी कि तुम क्या करना, सिर्फ देख के जाना, ठीक है। तो मेरी बात सुनो सब, अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। लेकिन उससे पहले देखो, हमने ना इस मतलब ऑडियो में वीडियो में जो भी तुम अगर देख रहे हो, जैसे भी जिस मैनर में भी, हमने सब कुछ तो डिस्कस नहीं किया है इसमें। हमने कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जो हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ना ये जो गेस्ट पेपर है ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ये इसमें जो क्वेश्चंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये करना जो है आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना कि जितना आपके लिए पानी पीना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें सबको पास होना है, किसी को फेल तो होके आना नहीं ना। तो मेरी बात सुनो, देखो ये गेस्ट पेपर पता है कैसे होंगे, मैं दिखाना चाहता हूँ तुम्हें कि ना एक बार फटाफट मेरे साथ देख लोगे ना तो पता लग जाएगा। देखो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो क्या, ये विजिबल है क्या? मेरे को एक बार फटाफट सारे कमेंट में हाय हाय मार के बता दो फटाफट से ना एक बार। ये फटाफट बताओ, ये दिख रहा है ना तुम्हें? ये सारा गेस्ट पेपर है, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे यहाँ पे कवर होने वाले हैं, ठीक है ना। ये सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे गेस्ट पेपर में, जितने भी होंगे। अब मेरी बात सुनना है एक बार, देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं ये तुम्हें मिलेंगे कहाँ, कैसे मिलेंगे और कैसे तुम इसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। जितने क्वेश्चन डिस्कस करें ये तो तुम्हारे लिए फ्री में अवेलेबल है ना यूट्यूब पे? अरे हाँ कि ना, यस और नो? यस सर बिल्कुल अवेलेबल है। अब सुनना कि ये देखो, तुम देख पा रहे हो क्या स्क्रीन को? हाँ जी सर हम देख पा रहे हैं। तो ना मेरी बात सुनना, देखो कि ना ये सारा जो गेस्ट पेपर है ना, तुम्हारे लिए बहुत कम प्राइस है, बिल्कुल एक बहुत कम प्राइस हमने चार्ज किया, क्योंकि देखो यार हमारी मेहनत लगती है इसमें, ठीक है ना। बहुत कम चार्ज किया है। तो एक गेस्ट पेपर अगर तुम लेना चाहते हो एक सब्जेक्ट का, तो वो 69 रुपीज में मिलेगा। बाहर अगर मार्केट में जाके देखो 90 100, एक कम मिलेगा ही नहीं इससे। सिर्फ मात्र मात्र कि कितने में मिल रहा, 69 रुपीज में। अच्छा तुम अब एक चीज देखना, तुम कैलकुलेशन समझना एक बार। 69 को तुम 4 से करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो तुम बहुत ज्यादा तुम्हारी कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन उतना नहीं है प्राइस, कितना है 249, यानी कि 250 रुपए से भी कम हो भाई साहब, ठीक है ना। उसके बाद मेरी बात सुनना, 8 सब्जेक्ट का कॉस्ट तुम देखो कि ना कितना है तुम्हारे लिए। 552 बिल्कुल भी नहीं है सर। 552 इतना तो चार्ज करो ना सर, इतना फ्री में कैसे दे सकते हो तुम? अरे सारे के सारे सब्जेक्ट का 8 के 8 पेपर के लिए तुम्हें सिर्फ 499 रुपीज पे करने हैं। और सब सुनो, तुम्हें नोट्स चाहिए? तुम्हें पढ़ने के लिए नोट्स तो लगेंगे ना? अरे हाँ कि ना, बोलो ना यस सर। तो वो भी ना तुम्हारे लिए सिर्फ 179 रुपीज में सिर्फ अवेलेबल करा के दिए दिए जाएंगे सर। और असाइनमेंट्स, अरे असाइनमेंट्स तो रह गई अभी अभी सुनो। असाइनमेंट हो सकता है तुम्हारी पूरी हो गई होगी। असाइनमेंट हो सकता है कि ना तुम्हें कुछ रिवाइज करना रहेगा असाइनमेंट में से, क्योंकि असाइनमेंट में से भी लगातार बनते ही रहते हैं। गैस पेपर लेना है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन असाइनमेंट में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अरे हाँ कि ना, यस सर। किसी को अच्छा स्कोर करना हो, असाइनमेंट्स लेनी है, या फिर तुम्हारे कोई और छोटे भाई बहन रहेंगे, या तुम्हारे और कोई दोस्त रहेंगे, ठीक है, तुम उसका भला करना चाहते हो, तो क्योंकि तुम उसका भला करोगे तो वो तुम्हें ब्लेसिंग्स देगा ना, ठीक है। तो उसका भला करना चाहते हो तो वो भी तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ फक्ता आने फक्ता बिल्कुल कितने रुपीज में भाई, 29 रुपीज में अवेलेबल है विद द बेस्ट क्वालिटी सर्विस बाय द इग्नू मास्टर्स। सिर्फ इग्नू मास्टर्स आपके लिए एक ही टेलीग्राम चैनल से तुम परचेस कर सकते हो। एक नंबर भी दे रहे हैं इसके साथ तुम्हें, तुम्हें एक नंबर भी लिख लेना इसके साथ दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है ना। नंबर यहाँ पे मैं लिख के दे देता हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। यहाँ पे मैं नंबर लिख भी रहा हूँ, 90348, जस्ट अ सेकेंड ना, 903482447 9। तो दोस्तों ये देखो ये नंबर है तुम्हारे लिए। तुम इस पे यहाँ पे कमेंट करना, मैसेज करना, इस पे तुम टेक्स्ट कर देना। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जब तुम पेमेंट का भी ना, तो हम लिंक डाल देंगे इस नंबर पे, तुम पेमेंट भी कर सकते हो। जो भी तुम्हें परचेज करना है, जैसे भी तुम्हें परचेज करना है, तुम उसकी स्क्रीनशॉट खींच के तुम की तो हमने पेमेंट कर दिया सर कि हमें भेज दो। और सर विश्वास मानना कि ना ये ना ट्रस्टेड चीज है, ठीक है। तुम एक बार मैसेज करके देख लेना, तुम्हें खुद से पता लग जाएगा, खुद से विश्वास हो जाएगा कि ना ये सब कुछ कितना ट्रस्टेड है। क्योंकि हम यहाँ पे अकेले नहीं कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे ऑथराइज पार्टनर है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, ट्रस्ट इश्यूज कहाँ पर आ जाते हैं सर? ट्रस्ट इश्यूज वहां पर आ जाते हैं कि जहां पर हमें लगता है कि यार हम तो किसी इंडिविजुअल परचेज कर रहे हैं, या तो कोई मार्केट में कोई बंदा है, कोई दोस्त है हमारा, या फिर कोई अननोन पर्सन है सर। लेकिन यहाँ पे कोई अननोन नहीं है। यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने यूट्यूब पे है, व्हाट्सएप पे है, टेलीग्राम पे है, हर जगह अवेलेबल है। गूगल पे से तुम स्कैन कर लेना, हमें भेज देना, फोन पे भी चलेगा, हर तरह का यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ चलेगा, ठीक है। तो फटाफट इसको अवेल करो, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ना, ये 69 के बदले ना हम भी उस कॉस्ट पे बेच सकते हैं जितना मार्केट में लोग बेच रहे हैं। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे बारे में सोचते हुए इससे इतना प्राइस का करा है हमने। अगर ये फ्री में तुम्हें कोई ऑफर मिल रहा है तो इसे फटाफट अवेल करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त के साथ शेयर करो और उनको भी जगाओ। अरे भाई पढ़ ले, पता है हम कॉलेज वाले हैं, नहीं पढ़ते, आखिरी दिन पे पढ़ते हैं, लेकिन आखिरी दिन पे पढ़ना तो पड़ेगा ना बेटे, किधर से पढ़ेगा? तो मेरी बात सुन राजा, मेरी बात सुनना एक बार, फटाफट इसको ले लो, ठीक है। इसको परचेज करो, मैसेज करो। बाकी ये वीडियो तो रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। कैसा लगा ये भी बताना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ऐसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे बारे में बहुत सोच समझ के ये स्कीम बनाई हुई है, ठीक है ना। कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं है कि हमने बेचना ही बेचना है, ना 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 ना। यहाँ पे हमारा काम है कि तुम्हारी हेल्प करना, जितना अच्छा तुम्हारी हेल्प हो सकती है बस हो। तो हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे हम बात करिए, चलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम क्या बात करके चलते हैं, मेरी बात सुनना देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ना क्या होता है, मैंने कहा देखो मेरी बात सुनना। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, एक प्रोडक्ट
कोई कंपनी का आता है, ठीक है, वो कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरता है, सर नहीं समझाया। मैंने कहा मेरी बात सुनो, एग्जाम्पल तुम समझ लो। आज से पहले ना हमारे पास वो हुआ करता था, क्या हुआ करता था सर, आईपोड। देखा है किसी ने, आईपोड हुआ करता था, ठीक है। आईपोड हुआ करता था ना, तो आईपोड का ना क्या रहा कि ना लोगों के पास ना वो हम उसमें ना ऐसा ना ब्लूटूथ स्पीकर सा था, वो हम उससे कानों में लगाते थे और हम उससे सुन सकते थे। ये 1990s वाले किड्स समझ सकते हैं, ठीक है। एप्पल कंपनी लाई थी, पहली बार लाई थी और मजा आता था उसे सुनने में ना। तो अब जब ऐसा था ना, तो हम बड़े आराम से सुन रहे थे, सुनो लेकिन बड़े आराम से। अब क्या हुआ, कंपनी को समझ आ गया कि अब आ गए फोन। एप्पल ने ही अपने प्रोडक्ट्स को रिप्लेस किया, ठीक है ना। अब आ गए फोन, अब जब फोन आ गया तो हम उसमें कॉलिंग का भी फीचर देंगे। अब हम उसमें किसका फीचर देंगे, आईपोड वाला फीचर भी देंगे, तो और तरह के भी फीचर्स हम देंगे। तो आईपोड की डिमांड जो है ना अब घटने वाली। अब सोचो जरा, आईपॉड पहले पहले आया था तो कौन से स्टेज पे रहा हो। आईपॉड पहले ना इस स्टेज पे था, इंट्रोडक्शन के फेस पे, ठीक है। क्या तुम ये देख पा रहे हो क्या चार्ट, ये पीएलसी का चार्ट है साहब, इसको ना दिमाग में डाल लेना, इसको मत छोड़ के जाना। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब ना तुम खाओ पियो मत खाओ, तुम जियो मरो जो मर्जी करना साहब, तुम जो मर्जी करना, लेकिन ना इसको छोड़ के मत जाना साहब, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम भी और उसकी एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है। और उसमें ना भर भर के लिख के आना। क्यों भर के लिख के आना सर, इसीलिए लिख के आना क्योंकि ये जो एग्जामिनर का ना एक फेवरेट क्वेश्चन रहा है, क्योंकि बहुत पहले नहीं आया करता था, इसी अटेम्प्ट से जो है ना आने लगा, इसी पेपर में आने लगा है ये क्वेश्चन अभी, क्योंकि एडिशन हुआ है। पहले भी कॉम में या फिर बैचलर डिग्री में ये नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। तो अब सुनो, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या बोलता है कि ना कंपनी पहले एक होती है अपना, एक इंट्रोडक्शन फेस में होती है, फिर ये ग्रोथ स्टेज में पहुंच जाती है, फिर मैच्योरिटी और फिर डिक्लाइन। यानी कि आईपोर्ट जब पहले चालू हुआ होगा तो ये इंट्रोडक्शन चालू हुआ होगा, फिर ग्रोथ हुई होगी उसकी, फिर मैच्योरिटी हुई होगी, यानी कि एक बहुत मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच गया होगा, और फिर वो प्रोडक्ट बंद हो गया। जब वो बंद हो गया ना 2014 के बाद, तब हम उसको क्या बोल दिया कि वो डिक्लाइनिंग फेस पे आ चुका है। तो ठीक है दोस्तों, मेरी बात सुनो, देखो हम इसमें क्या लिखेंगे, इट इज एच शेप्ड कर्व। क्या होता है, ये एक एच शेप्ड कर्व है, ठीक है ना, क्योंकि ये तुम्हें दिख रहा है कि ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे कैसे, यूं कैसे जा रहे हैं सर, यानी कि एक लेटा हुआ कर्व है ना, यानी कि एस शेप्ड कर्व है, व्हिच एग्जिबिट्स, मेरी बात सुनो, वर्ड वर्ड से वो करो, व्हिच एग्जिबिट्स, जो बनाता है रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड द टाइम, व्हिच एग्जिबिट्स रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड द टाइम। ओके सर, समझ आ गया। तो मेरी बात सुनो सर आगे ध्यान से, मैंने कि ना मेरे को समझ आ गया कि जिस समय के साथ साथ इंसानों की ही नहीं, प्रोडक्ट की भी, सेल्स की भी वैल्यू कम होने लग जाती है। यानी कि जैसे ही समय बड़ा 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 यानी कि समय आगे गया, तो वैसे ही उसकी जो डिमांड थी आईपॉड की कम होने लग गई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं क्या है इंट्रोडक्शन फेस में। मैंने कहा मेरी बात सुनो, देखो मैंने कोई प्रोडक्ट आज चालू किया, मैंने आईपोड जब चालू किया तो उस वो एक नया था, बच्चा छोटा था, कैसे था, लल्ला लल्ला लोरी, ठीक है ना। तो हम उसे लोरी सुनाते थे, बड़े इनिशियल फेस में था वो, बहुत लो सेल्स वॉल्यूम था, आईपोड बिल्कुल ज्यादा नहीं बिकता था, बहुत लो सेल्स वॉल्यूम था। अब बहुत ज्यादा कंपनी को एफर्ट लगता था मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। जो कंपनी को ना एफर्ट लगता था तो कंपनी ने हाई मार्केटिंग करी, प्रमोशनल के लिए एक्सपेंसेस खर्च किए, यानी कि पैसे खर्च किए कि ना, ताकि प्रमोशन हो चुके। अब उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था ना, लोगों को पता भी नहीं था कि ना इतना ज्यादा जो है कि ना ये डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो सकता है, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी लिमिटेड थे। अब उसमें प्रोडक्ट की ना अवेयरनेस उसको फैलाई, और एजुकेशन आर द की ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ना लोगों में अवेयरनेस फैलाया कि जो हमारा आईपोड होगा, तुम उसको सुनोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम जन्नत में पहुंच गए, तुम स्वर्ग में पहुंच गए और तुम अपना मस्ती कर रहे हो, ठीक है ना, एकदम मजा आ रहा है। तो ऐसे लोगों में अवेयरनेस फैलाया उन्होंने, ठीक है। ग्रोथ स्टेज की बात कर लो, शार्क टैंक किसने देखा है यहाँ पे, भाई साहब हेलो, हाँ तूने देखा क्या शार्क टैंक, तूने, हाँ तो एक बात बता मेरे को कि ना, ये जैसे बोट और हैमर आया था, ठीक है, मेरी बात सुनिए एक सेकंड, वहां पर ना बोट और हैमर आया था, तो मेरे को याद है, बोट और हैमर जब आया था तो वहां पे उन्होंने क्या किया, क्या किया था, अरे कुछ नहीं किया, बोट ने वहां पे चैलेंज दिया था ना हैमर को, क्या तुम मेरे से अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो, हाँ वो कि ना एक होती है ना, इट इज नॉट माई एक्सपर्टीज, देखा है किसी ने, तूने देखा ना, हाँ तो मुझे बात बता कि ना उसने क्या किया था, नमिता थापड़, हाँ सही बोला भाई, सही बोला, अरे भाई अनुपम मित्तल भी बैठा था, अर्शनील ग्रोवर भी तो था, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, तो दोस्तों क्या हुआ था उसमें कि ना बोट और हैमर के बीच में लड़ाई हो गई थी, तो अभी क्या था, हैमर ग्रोथ स्टेज पे, हाँ कि ना, बोट भी नो डाउट वो ग्रोथ स्टेज पे था, लेकिन यहाँ एग्जांपल जरूर कोट करके ना सब, ये एग्जांपल जरूर कोट करना, ठीक है। बोट और हैमर जो था ना एक ना ग्रोथ स्टेज पे था, तो ये शार्क टैंक में आया तो वो क्या कर रहा था, वो अपनी सेल्स वॉल्यूम बढ़ा रहा था, बढ़ा रहा था, ठीक है ना, अपनी सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के चक्कर में था। वो अपना कस्टमर बेस भी बढ़ा रहा था, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एक्सपांड कर रहा था, यानी कि पहले अपना लोकल एरिया में बेचा, फिर अमेजोन पे आ गया, फ्लिपकार्ट पे आ गया, अब शार्क टैंक में आ गया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बढ़ा रहा था, ठीक है ना, ताकि अपना वो काफी ज्यादा अपना धंधा फैला सके। उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट टू एमर्ज, सर कंपटीशन स्टार्ट टू एमर्ज में क्या है सर, सर उसमें क्या है कंपटीशन स्टार्ट टू एमर्ज, यानी कि बोट और हैमर में ऐसा कंपटीशन अब एक इस लेवल पे आ चुका था, ये आपस में दोनों compete करने लग गए, ठीक है ना। बोट और हैमर तुम जाके आज सर्च कर लेना, अच्छा प्रोडक्ट है हैमर के बिना, नो डाउट, ठीक है। मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ साहब उसकी, साहब उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बढ़िया है सच में, एक बार यूज करके देखो, ठीक है। मैंने कहा कि ना देखो मैच्योरिटी स्टेज की बात कर लेते हैं, मैंने कहा कुछ प्रोडक्ट आते तो ऐसे हैं जैसे वो जाएंगे ही नहीं, जैसे कि मैगी, जैसे कि पार्ले जी, जैसे कि अमूल दूध, अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है। तो अमूल दूध की बात कर लो साहब, तो अमूल दूध इनका क्या हो गया सर, देखो ये एक ऐसे सेल्स वॉल्यूम पे पहुंच चुके हैं जो कि बहुत स्टेबल है, ठीक है। उनको कंपटीशन जो है ना, वो कंपटीशन तो बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब अमूल के साथ और कौन सी डेयरी दही आने लगी, आनंदा की भी आने लग गई, और भी तरह की दही आने लग गई, या फिर और भी चीजों, पार्ले जी के कौन हो गया, सनफिश हो गया, मैगी का कौन हो गया, वो ये भी हो गया कॉम्पिटिटर, तो इंक्रीज कॉम्पिटिशन तो बढ़ता ही जा रहा है। अब प्राइस कॉम्पिटिशन एंड मार्केट शेयर बैटल, क्या नहीं, अब बात चलती है कि ना मैगी कितनी सस्ती हो सकती है, और मतलब उन दोनों में जो है ना, जो कम प्राइस रखेगा, जो अच्छी क्वालिटी देगा वो हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी मतलब प्रोडक्ट
में डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। हाँ कि ना, यस और नो। अब मेरी बात सुनो, पार्ले जी का तो साहब ऐसा है कि जो व्यक्ति यहाँ पर आ गया हिंदुस्तान में, ठीक है, जो धरती पे इंसान आ गया, वो पार्ले जी खाए बिना मर नहीं सकता। तुमने भी एक बार जीवन में खाया होगा। अगर तुमने एक बार भी पार्ले जीवन में खाया तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और बताओ कि हाँ तुमने पार्ले जी जीवन में खाया है। ठीक है, जिसने लाइक कर दिया वो डिसलाइक मत कर देना, दो बार लाइक अलाउड नहीं है, एक ही बार लाइक करना, ठीक है ना। आगे चलते हैं जीवन में, मैंने कहा कि ना अब बात करके चलते हैं डिक्लाइन स्टेज के बारे में। मैं आईपोड का एग्जांपल तो दे दिया ना सर, आईपोड का एग्जांपल क्या है सर कि ना अब वो जो सेल्स वॉल्यूम है ना वो डिक्लाइन की तरफ है सर, वो सेल्स वॉल्यूम है ना वो गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, हाँ वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, ठीक है ना। अब जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना साहब, छोटू मुझे एक बार दो, वो जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका क्या वो गिरेगी या बढ़ेगी? अरे साहब कैसी कैसी बातें कर रहे हो राजा, मेरी बात सुनो राजा, तेरा बजा दूं मैं बाजा, मेरी बात सुने एक बार। मैंने कहा प्रॉफिटेबिलिटी होगी ना साहब, मैंने कहा वो तो रिड्यूस ही होगी ना। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल गिरेगी प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि पैसा नहीं आएगा ना। आगे चल के बात करते हैं, मैंने कहा इंक्रीजिंग द मार्केट एक्सपेंसेस टू रिवाइव द प्रोडक्ट, ठीक है ना, इंक्रीज हो जाएगा मार्केट एक्सपेंसेस टू रिवाइव द प्रोडक्ट, यानी कि अब बहुत ज्यादा खर्चा चाहिए। आईपोड को अगर मैं चालू भी कर दूं, या किंगफिशर मानो कि अब वो डिक्लाइन स्टेज में जब वो बंद हो रहा था, अब मैं उसे चालू भी कर दूं, या एयर इंडिया टाटा की ने जो एक्वायर करी थी अब मैं उसे चालू भी कर दूं, तो खर्चा कितना लगेगा? बहुत करोड़ में लगेगा। कितना लगेगा? 10 करोड़। अरे साहब 10 करोड़ इतना भी कम नहीं लगेगा साहब, बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। उसके आगे चल के बात करते हैं। मैंने कहा कि ना एलिमिनेशन हो जाता है, मतलब काफी बार जरूरी हो जाता है कि ना यार हट जाए यार मार्केट से, चल तेरा समय खत्म हुआ। मैंने कहा कि ना मैनेज कैसे करते हैं इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को? मैंने कहा कि ना प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन और इंप्रूवमेंट से, यानी कि लगातार जो चेंज होता रहता है वो हो जाता है चेंज, मतलब वो सही हो जाता है। इंस्टाग्राम पहले कुछ और था, आज के टाइम पे कुछ और है। पहले फेसबुक चलता था, आज इंस्टाग्राम चलता है। मैंने कहा मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग, हमें अपने स्पेसिफिक कस्टमर को चूज करना है। एप्पल वालों ने चूज कर लिया कि जो हाई क्लास के लोग होंगे ना हमें उनको सर्व करना है, हमें सबको सर्व नहीं करना है। आगे चल के बात करते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी लानी पड़ती है। प्रमोशनल कैंपेन्स, यानी कि हमें जगह जगह पे जाके एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, होर्डिंग्स तुमने देखे होंगे, होर्डिंग्स लगानी पड़ती है। उसके प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपांशन भी तुम्हें करना पड़ता है, ठीक है ना। अलग अलग तरह के नए नए प्रोडक्ट लाने पड़ते हैं, जैसे कि मारुति की डिफरेंट वेराइटी ऑफ कार्स है, तो जब शोरूम में जाते हैं ना तो हम वो कार देख देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। और अगर तुम्हें पीएलसी का और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए ना तो दोस्तों यहाँ ना तुम्हें एक ना नीचे कमेंट में वो लिंक मिल जाएगा, तुम वहां पे जाके बड़े अच्छे से देख सकते हो पीएलसी बड़े आराम से। तो बहुत अच्छे से तुम अपना नॉलेज एक्सपांड करोगे, क्योंकि तुम जितना लिख के आओगे ना सर, बहुत डिस्कशन में टाइम लगा यहाँ पे, लेकिन विश्वास मानना ये एक एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बना हुआ है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसी गेस्ट पेपर में से आएगा सर क्वेश्चन, इसके बाहर से नहीं आएगा, ये गेस्ट पेपर में से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तुम एक बार इसको देखना, तुम पढ़ना, तुम बहुत अच्छे से इसको वो करना, ठीक है। और यहाँ पे एक बात भी सुनना कि अगर जिसको कोई डाउट आए या कुछ भी आए ना तो नंबर वहां पे बता देंगे। जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, 3 4 क्वेश्चन, उसमें से जिसको कोई डाउट हो, कुछ वापस से और कुछ समझना हो तो ऑडियो के थ्रू हम समझा देंगे वापस से कि ठीक है कि ना यहाँ पे डाउट आ रहा है। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइव सब्सक्राइब शेयर तो तुमने कर दिया, उसके लिए तो बोलने की जरूरत नहीं, एक एक कमेंट करके जाना सर, एक एक कमेंट करके जाना, बिकॉज योर लाइक इज माई मोटिवेशन, योर सब्सक्राइब इज माई मोटिवेशन। तुम्हारा एक शेयर भी मेरे लिए वो मोटिवेशन की तरह काम करेगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी और ऑडियो में, तब तक किसी के साथ सक्षम कामरा साइनिंग।